हेलो एवरीवन। तो आज हम नागरिक जीवन में लेसन 2 रीड करेंगे। लेसन 2 है व्यवस्थापिका कानून बनाना। हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। अपने शिक्षक की सहायता से भारत का राजनीतिक मानचित्र देखकर अपने देश के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। भारत में संघ यानी कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित किए गए हैं। चूंकि भारत राज्यों का संघ है, इसलिए संघ और राज्य के काम बटे हुए हैं। संघ सरकार जो कानून बनाती है यानी कि केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वह पूरे देश के लिए बनाती है। वह ऐसे मामलों विषयों पर कानून बनाती है जो किसी एक राज्य के लिए न होकर सभी राज्यों के लिए होते हैं। संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। ये तीनों सूचियाँ इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है संघ सूची, राज्य सूची और उसके बाद है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में इस सूची के विषयों पर विधि यानी कि कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं। तो संसद जो है किस पर कानून बनाता है? रेल के लिए, रेल व्यवस्था पर, जल परिवहन के लिए, हवाई जहाज के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए, बैंक के लिए, विदेशी मामलों के लिए, स्मारक के लिए, रक्षा के लिए, संचार साधन के लिए, डाक एवं तार। तो इन सभी विषयों में जो है जो कानून बनाता है वो संसद बनाता है, यानी कि इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल संसद को है। उसके बाद आती है दूसरी राज्य सूची। इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। पहला किसने बनाया? संसद ने। और राज्य सूची पर किसको प्राप्त है? राज्य विधानमंडल को, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। तो राज्य विधानमंडल किस किस पर कानून बनाने का उसे अधिकार है? पुलिस के लिए स्वच्छता से संबंधित अधिकार, मत्स्य पालन से संबंधित कानून, स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड, कृषि से, सिंचाई, पशुधन, निचली अदालत, कारागार या फिर सड़क। तो इन सभी के बारे में जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य विधानमंडल को है। उसके बाद है समवर्ती सूची। कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। इन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इस सूची में दिए गए कुछ विषय निम्नवत हैं। तो जैसे कि चिकित्सा से संबंधित, वन से संबंधित, विवाह से संबंधित, समाचार पत्र, पुस्तकें, शिक्षा, उद्योग, बिजली, परिवार, धार्मिक संस्थाएं। तो इनसे रिलेटेड जो भी कानून बनेगा उसे दोनों ही यानी कि संसद भी और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून इस पर बना सकते हैं। यदि समवर्ती सूची के किसी एक ही विषय पर संघ और राज्य के कानूनों में मतभेद होता है तो संघ के कानून को मान्यता दी जाती है, यानी कि दोनों बनाएंगे इसके ऊपर, तो उनमें जो यदि वो नहीं मानते हैं एक दूसरे के कानून को तो उस पर जो है राज्य के कानून को मान्यता दी जाती है। संविधान में ये भी व्यवस्था की गई है कि यदि भविष्य में किसी नए विषय पर कानून बनाना हो तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को ही होगा, न कि राज्य विधानमंडल को। प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं, चाहे वह सरकार केंद्र की हो या फिर राज्य की। सरकार के अंग हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। केंद्र संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय, राज्य विधानमंडल, राज्य मंत्रिपरिषद और उच्च न्यायालय। कार्य क्या है? व्यवस्थापिका का कानून बनाना यानी कि राज्य में कानून बनाना विधानमंडल के द्वारा, कार्यपालिका कानून लागू करना, न्यायपालिका न्याय प्रदान करना। तो सबसे पहले जो है क्या है? संसद यानी कि पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। संघ यानी कि केंद्र की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है देश के लिए कानून बनाना। भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो यहाँ देख सकते हैं ये है संसद भवन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा संसद का निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए पूरे देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया है। हर हिस्से को लोकसभा चुनाव क्षेत्र कहते हैं। हर चुनाव क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर लोकसभा में आते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत हैं।
चुनाव में उस क्षेत्र में रहने वाले 18 साल या उससे ऊपर की आयु वाले लोग वोट डालते हैं। चुनाव लड़ने वालों में जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही लोकसभा का सदस्य बनता है। आपने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भाषण देते या नारे लगाते हुए देखा होगा। यहाँ पर जो है लोकसभा में सदस्य बनने के लिए योग्यताएं दी गई हैं कि यदि आप जो है लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, वह मतदाता सूची में उसका नाम हो, यानी कि वो भी वोट डालने वाला हो, वोटर हो, 25 साल या उससे अधिक आयु हो, यानी कि उसकी उम्र जो हो 25 साल हो या फिर उससे ज़्यादा हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि वो कोई सरकारी नौकरी ना करता हो, पागल या दिवालिया ना हो। अब उसके बाद है लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का जो समय है वो कितना होता है, तो लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसके पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि यदि लोकसभा अपना कार्य सही से नहीं कर रही है तो वो इसे रद्द कर सकता है और जो चुनाव है उन्हें दोबारा करा सकता है। उसके बाद है लोकसभा के पद अधिकारी। लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपना एक अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और एक उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर चुनते हैं। ये उन्हीं सदस्यों के बीच में से चुने जाते हैं। अब पता कीजिए कि इस समय लोकसभा का स्पीकर कौन है। तो आप पता करेंगे कि इस समय का लोकसभा स्पीकर कौन है। जैसे कि 2025 में जो लोकसभा स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला। बैठकों के दौरान लोकसभा की कार्यवाही अध्यक्ष चलाता है। लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ अधिवेशन कहते हैं बैठक, कि एक साथ बैठक होने पर भी अध्यक्ष ही कार्यवाही का नियंत्रण व संचालन करता है। अध्यक्ष न हो तो यही काम उपाध्यक्ष करता है, यानी कि डिप्टी स्पीकर करता है। यदि लोकसभा का बहुमत अध्यक्ष को न चाहे तो उन्हें प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं, कि यदि जो लोकसभा में जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो बहुमत से यदि अध्यक्ष को नहीं चाहते हैं तो वो उसे हटा सकते हैं प्रस्ताव को पारित करके। लोकसभा के अधिवेशन साल में 2 बार अवश्य होने चाहिए, यानी कि लोकसभा के जो बैठक हैं वो साल में 2 बार अवश्य होने चाहिए। दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है लोकसभा के कार्य दिए गए हैं कि लोकसभा के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला कार्य है कानून बनाना, यानी कि जो कानून बनाती है वो लोकसभा बनाती है। मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, ये भी लोकसभा का कार्य है। कानूनों में संशोधन करना, यानी कि कोई बदलाव करना है तो ये जो है लोकसभा करती है। उसके बाद जनता पर कर लगाने, यानी कि टैक्स लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना, तो ये भी लोकसभा का कार्य है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा संसद का उच्च सदन यानी कि अपर हाउस है और लोकसभा निम्न सदन है। इसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? जिसके सदस्य हैं उनकी संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य अपने किसी न किसी कार्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इन सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, कलाकारों तथा समाज सेवियों में से नामित करता है। जो चुनता है वो इनमें से चुनता है। शेष सदस्यों का चुनाव राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चूंकि इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, इसीलिए इस प्रकार के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, यानी कि ये जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो, यानी कि इसका सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए या फिर इससे अधिक हो, इससे कम ना हो। शेष योग्यताएं वही होती हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई हैं। केवल इसमें जो आयु है, आयु 30 वर्ष होती है या फिर इससे अधिक होती है। परंतु कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। तो ये जो बात है याद रखने की है कि संसद में 2 सदन होते हैं, तो एक व्यक्ति जो है दोनों सदनों का सदस्य एक समय में नहीं हो सकता है। उसके बाद है सदस्यों का कार्यकाल। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कितना कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और जो हमारी लोकसभा है उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है कि जो लोकसभा है उसे राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से उसे वो भंग कर सकता है यदि लोकसभा के सदस्य अपना कार्य सही से नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है, यानी कि ये जो है परमानेंट सदन होता है। राज्यसभा के पद अधिकारी, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। जब सभापति उपस्थित नहीं रहता तब उसके स्थान पर उपसभापति कार्य करता है। अब उसके बाद है अधिवेशन। तो राज्यसभा का वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना आवश्यक है। 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब है राज्यसभा का कार्य। लोकसभा की तरह राज्यसभा भी कानून बनाने एवं संशोधन का कार्य करती है। दोनों सदनों द्वारा जब कोई प्रस्ताव यानी कि विधेयक स्वीकार कर लिया जाता है तब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। राज्यसभा भी लोकसभा की भांति मंत्रियों से प्रश्न पूछती है। विशेष बात यह है कि धन से संबंध रखने वाले विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यसभा में उन पर केवल चर्चा की जाती है। अब उसके बाद है कानून निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि कानून निर्माण कैसे होता है, कानून को कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है देश के लिए कानून बनाना और कानून बदलना। जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसे विधेयक यानी कि बिल कहते हैं। ये विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण विधेयक तथा धन विधेयक, यानी कि धन से संबंधित कानून, और साधारण विधेयक साधारण कानून। कानून बनने की संक्षिप्त प्रक्रिया इस प्रकार है। तो सबसे पहले जो है हम साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल के बारे में जानेंगे कि इसमें जो है कानून बनने का क्या प्रोसेस है। यहाँ पर देखेंगे जब विधेयक किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इसे सरकारी विधेयक कहते हैं, और जब कोई विधेयक मंत्री के अलावा किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पहले पेश किया जाता है। इस विधेयक को कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। साधारण विधेयक 3 चरणों में पारित होता है जिसे 3 वाचन कहते हैं, यानी कि साधारण जो बिल है उसे 3 चरणों में भेजा जाता है जिसे 3 वाचन कहते हैं। तो प्रथम वाचन है, इस वाचन में सदन की अनुमति लेकर विधेयक का प्रस्ताव पेश किया जाता है और प्रस्ताव की प्रति उपस्थित सदस्यों को वितरित की जाती है। जब विधेयक सदन में पेश हो जाता है तो इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद है द्वितीय वाचन। इसमें विधेयक पर विचार विमर्श होता है। विधेयक के समस्त बिंदुओं पर चर्चा होती है जो भी उसमें सम्मिलित होते हैं। इसी समय विधेयक में आवश्यक संशोधन भी किए जाते हैं, यानी कि यदि जरूरी हो तो उस विधेयक में संशोधन भी किया जाता है और द्वितीय वाचन समाप्त हो जाता है। तृतीय वाचन में क्या होता है, द्वितीय वाचन के पश्चात विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है, यानी कि जब द्वितीय वाचन में विधेयक पहुंच जाता है तो वहां पर कैसे होना है उसका प्रारूप जो है डिसाइड हो जाता है। इस वाचन में संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। इस चरण में विधेयक में कोई भी महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया जाता है। यदि सदन का अपेक्षित बहुमत इसका समर्थन कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है, और यदि विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक इन तीनों अवस्थाओं में से गुजरता है, यानी कि प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। यदि दूसरा सदन भी इसे स्वीकृत कर लेता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह कानून बन जाता है, यानी कि कोई भी नया कानून बनाने के लिए, लागू करने के लिए दोनों ही सदनों की सहमति की आवश्यकता होती है। कानून बनाने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु। साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा में।
आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों का मत यदि विधेयक के पक्ष में होता है तो विधेयक उस सदन में पारित हो जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों से विधेयक पारित होना जरूरी है। आमतौर पर जब मत लिए जाते हैं तो सभा का सभापति अपना मत नहीं देता है, पर यदि विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर सदस्यों के मत हैं तो सभापति अपना मत दे सकता है। इस स्थिति में उसका मत निर्णायक होगा। यदि साधारण विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है पर दूसरे सदन से नहीं पारित होता है तो समस्या उठ खड़ी होती है। इसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सुझावों सहित वापस लोकसभा में भेज सकता है। लोकसभा चाहे तो उस विधेयक को वहीं पर समाप्त कर सकती है, परंतु वही विधेयक लोकसभा द्वारा दोबारा राष्ट्रपति को भेजे जाने पर राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर करने ही होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं यह है किसी भी कानून को बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है कानून को बनाने की प्रक्रिया दिखाई गई है कि किसी भी कानून को बनाने के लिए कोई भी विधेयक जो है किसी भी सदन में भेजा जा सकता है। उसमें भेजने के बाद वहाँ पर 3 वाचन में उसे भेजा जाता है। प्रथम वाचन में, उसके बाद द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, और उसके बाद फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है और फिर वही प्रक्रिया से वहाँ पर भी गुजरता है, यानी कि वहाँ भी 3 वाचन से वो निकलता है। उसके बाद द्वितीय सदन से जो है उस बिल को, उस विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पर हस्ताक्षर के बाद कानून जो है वो बन जाता है। धन विधेयक, तो यहाँ पर है दूसरा विधेयक कौन सा है? मनी बिल, यानी कि धन से संबंधित जिन विधेयकों में खर्चे या आमदनी की बात जुड़ी है जैसे कि बजट, तो उसके लिए प्रक्रिया कुछ अलग है। अभी हमने किसकी प्रक्रिया को समझा? जो हमारे सामान्य विधेयक होते हैं, जो साधारण विधेयक हैं उनके लिए। अब यहाँ पर है धन विधेयक, इसके लिए जो प्रक्रिया है वो अलग है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। ये विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं, उन्हें मंत्री ही पेश कर सकते हैं। केवल लोकसभा ही इन विधेयकों पर मत दे सकती है, अर्थात ये विधेयक लोकसभा से ही पारित होते हैं। राज्यसभा में ये विधेयक केवल चर्चा के लिए भेजे जाते हैं। राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए धन विधेयक अपने पास रख सकती है। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है बहुमत का शासन। बहुमत से लोग चुने जाते हैं, बहुमत से ही विधेयक पारित होते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। यह राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर बनती है। विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं विधानसभा में? 403, जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी कि उन्हें जनता के द्वारा चुना जाता है। जबकि एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से कर सकता है। वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जो 25 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु का हो। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। सभी सदस्य मिलकर अपने बीच में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सामान्यतः विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद में? 100। इसमें 38 सदस्य विधानसभा के द्वारा, 36 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, 8 शिक्षकों द्वारा तथा 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वही व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जो 30 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से ही एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून बनाना है। विधानसभा एवं विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बन जाता है। हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ देख सकते हैं ये है विधानसभा भवन। तो ये था आपका लेसन 2। यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.